गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास, जो बच्चे स्कूल आए थे जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, केमिकल काइनेटिक्स, दैट इज़ रासायनिक बल गतिकी हिंदी में से कहते हैं। और मैंने इसमें जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि मेनली ये जो चैप्टर है ये हमें रेट ऑफ रिएक्शन, यानी हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, हमारी जो अभिक्रियाएं होती हैं, कोई अभिक्रिया कितनी तेज़ी से हो रही है, कितनी धीमे हो रही है, इसके बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। साथ ही ये जो रिएक्शन का जो रेट होता है, अभिक्रिया के होने की जो गति होती है, उसका जो वेग होता है या उसकी जो दर होती है, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कब हम रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कब हम डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगी। इसके अलावा दो टॉपिक हैं जिनमें हमें रिएक्शंस की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, यानी जो अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। आणविकता का मतलब या मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है कि जो हमारी रिएक्शन एक बैलेंस्ड रिएक्शन में, एक संतुलित अभिक्रिया में आखिर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने अणुओं की संख्या जो है वो भाग ले रही है, ये एक टॉपिक रहेगा। अभिक्रिया की कोटि माने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंग्लिश में से कहा जाता है। तो ये जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से कंफर्म हो जाएंगे कि आखिर क्या है रिएक्टेंट और क्या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किस तरह से चेंज होती है, तो ये टॉपिक जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था ऑफलाइन क्लासेस में, उसके आगे से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। एंड बी श्योर दैट आप रोज़ जो रेगुलर क्लासेस हैं आपकी लीजिए, क्योंकि क्लास 12th है, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक भी टॉपिक अगर आपने मिस किया तो फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। और ये जो चैप्टर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो इस बात को बेटा ध्यान रखिएगा कि एक एक टॉपिक, एक एक फॉर्मूला जो आपको बताया जा रहा है उसे आप ध्यान से देखिए। तो जैसे सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स जो हमारी अभिक्रिया है उसकी जो दर होती है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मली आपने मैथ्स में जो स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मैंने क्लास में चीज़ बताई थी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि आप यूनिट टाइम में, कोई भी आपको टाइम दिया हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, वॉट एवर द टाइम इज गिवन, इन दैट पर्टिकुलर टाइम हाउ मच डिस्टेंस यू आर कवरिंग, आप उस दिए हुए समय में कितनी दूरी तय कर रहे हो, ये इस बात को डिफाइन करता है कि आपकी व्हीकल जो आप चला रहे हो या आपकी खुद की बॉडी की जो स्पीड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कितनी है। बट यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर, या इसे आप अभिक्रिया का वेग जो है इसके नाम से भी जानेंगे। इस अभिक्रिया के वेग का मतलब यहाँ पर किसी चीज़ में चलना नहीं होता है। अभिक्रिया के वेग का मतलब होता है यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, यानी हमारा जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में, अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक दूसरे से क्रिया करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। रिएक्टेंट्स आर दोज सब्सटेंस और दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। सो हेयर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल चेंज व्हेन दे विल रिएक्ट। जब हमारे जो अभिकारक हैं वो जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो जो आप स्टार्टिंग में उनकी जो क्वांटिटी लोगे, जो कंसंट्रेशन लोगे, जो उनकी सांद्रता लोगे, वो समय के साथ साथ चेंज होगी। और उसमें टाइम के साथ साथ जो चेंज आता है उसी के अकॉर्डिंग, उसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की दर। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, यानी अभिकारक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटे समय। उदाहरण के तौर पर फॉर सपोज कि एक हमारा रिएक्टेंट है ए, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है, और ये जब रिएक्शन करता है, इसमें कुछ भी चेंज होता है, किसी भी तरह का इसमें परिवर्तन होता है, तो एक प्रोडक्ट बनाता है बी। तो ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। अब स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि जब t बराबर 0 होता है, यानी कि अभी टाइम 0 टाइम कैलकुलेट हुआ है, अभी हमने कुछ टाइम नोट नहीं किया है, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, तब हमने इसके जो नंबर ऑफ मोल्स मान लिए वो हमने a मान लिए। a का मतलब कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, 2 मोल, 4 मोल, 3 मोल, 6 मोल। और देन इसके बाद जो टाइम 0 है, जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, वो भी 0 होगा। ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो अभी तो हमारे पास सिर्फ जो बीकर वगैरह या जो टेस्ट ट्यूब आप लोगे उसमें तो सिर्फ रिएक्टेंट रखा होगा। जब रिएक्शन हो जाएगी, कुछ टाइम बीत जाएगा, तब जाकर के कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टार्टिंग में
जो रिएक्टेंट है उसके मोल कितने ए हैं, बी के कंसंट्रेशन या बी के मोल कितने 0 हैं। अब मान लेते हैं कि रिएक्शन हुई, ए में कुछ चेंज हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ, बी बना, कितना टाइम लगा उसको ये करने में, टी टाइम लगा, इसको ये चेंज में टी टाइम लग रहा है। तो टी टाइम बाद बी के एक्स मोल बन गए। अगर टी टाइम बाद बी के एक्स मोल बन रहे तो बताओ भाई ए के कितने बचेंगे, ए के पहले कितने थे, ए थे, ए में से कितने बन गए, एक्स बन गए, तो कितना बचा, ए माइनस एक्स। चेंज कितने का आया, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितने का चेंज आया, देखो पहले कितनी थी, ए थी, अब ए माइनस एक्स हो गई, चेंज कितने का आया, एक्स का आया। कितना टाइम लगा चेंज होने में, टी टाइम लगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू या वेग इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन टी। ये होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला, जहां पर एक्स क्या है, वेयर व्हाट इज एक्स हियर, एक्स इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि जितना रिएक्टेंट कम हुआ है उतना ही प्रोडक्ट क्या है, बढ़ा है यहाँ पर। तो रेट का मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन गिवन टाइम और विद टाइम। तो ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है। फिर इसके बाद आपको दो टाइप के रेट पढ़ने, एक पढ़ना है आपको एवरेज रेट, यानी जिसे हम हिंदी में औसत वेग कहते हैं, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा चीज़, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी पढ़ी होगी आपने। वैसे ही यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में एक होता है एवरेज रेट और एक होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट को अगर आपको याद रखना है तो इस वर्ड को याद रखना, इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है एक क्षण, तो इसको हिंदी में क्षणिक वेग भी कहा जाता है। क्षणिक वेग का मतलब किसी एक क्षण जो किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड होगी, जो रेट होगा, उसको हम क्षणिक वेग कहते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट का मतलब क्या होने वाला है, एवरेज रेट का मतलब है, देखिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि जो भी आपकी जितनी आप डिस्टेंस चलोगे और जितने टाइम में चलोगे टोटल, वो आपका एवरेज स्पीड होता था। वहीं पर रेट ऑफ रिएक्शन में एवरेज रेट का मतलब क्या होगा, औसत वेग का मतलब क्या होगा, फॉर सपोज आपने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कुछ रिएक्टेंट डाला और रिएक्टेंट जो है रिएक्शन करना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा हो सकता है कि जो कंडीशंस हो चेंज हो। फॉर सपोज कि आप अगर टेस्ट ट्यूब को हीट कर रहे हो तो स्टार्टिंग में तो हीट करने पे टेम्परेचर कम होगा, जैसे जैसे हीट आप करते जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा। या फॉर सपोज आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो स्टार्टिंग में प्रेशर कम होगा, धीरे धीरे उसको प्रेशर आप बढ़ाओगे तो प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ भी जो आसपास कोई भी चेंज हो रहा है रिएक्टेंट में, वैसे वैसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा, चेंज होगा। अब जब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगा तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट पूरी रिएक्शन में जब पूरी अभिक्रिया होगी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो उस टाइम तक जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक जैसा तो रहेगा नहीं, उसमें टाइम के साथ साथ थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो आप क्या करोगे, आपसे अगर कोई पूछे कि भैया बताइए रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो आप तो सिर्फ ये देखोगे कि स्टार्टिंग में इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी और फाइनल कंसंट्रेशन कितनी बची और इतना रिएक्शन होने में टाइम कितना लगा। आप एक एक सेकंड का तो रेट निकालोगे नहीं। तो उस कंडीशन में जो हम टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन निकालते हैं, एवरेज रेट का मतलब हो जाता है कि किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो टोटल चेंज हुआ है और टोटल जो टाइम लगा है, दैट इज एक्स अपॉन टी। ये जो अभी आपने रेट निकाला था, जो वेग निकाला था, उससे ही हम इसका औसत वेग भी कह सकते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो औसत वेग होता है वो अभिक्रिया के वेग के ही समान होता है, क्योंकि औसत वेग का मतलब और कुछ नहीं, फॉर्मूला सेम है, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन टोटल टाइम, संपूर्ण सांद्रता में होने वाले परिवर्तन बटे संपूर्ण समय, वो आपका एवरेज रेट हो जाएगा, औसत वेग हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन आती है तो ये याद रखिएगा, द टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टोटल टाइम, जो बोला जा रहा है। नोट्स आपको सेंड भी किए जाएंगे बट आप इसे ध्यान भी रखेंगे अपने। देन सेकेंड आता है इंस्टेंट रेट, क्षणिक वेग। इसका मतलब क्या होता है, जैसे फॉर सपोज आप गाड़ी चला रहे हैं, आजकल तो डिजिटल स्पीडोमीटर ऑडोमीटर लगे होते हैं व्हीकल्स वगैरह में। जब आप जैसे जैसे एक्सीलेटर इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, यानी एक्सीलेट करते हैं, रिटार्ड करते हैं अपनी व्हीकल को, तो वैसे वैसे उसमें जो स्पीड है वो चेंज होती है। फॉर सपोज कि आप घर से निकले तो स्पीड 0 थी जब बाइक स्टार्ट नहीं करी थी, थोड़ा सा एक्सीलरेट किया, फर्स्ट गियर है फॉर सपोज, तो 10 की स्पीड हो गया, फिर 25 35, फिर कहीं ट्रैफिक आ गया फॉर सपोज, तो आपकी स्पीड डिक्रीज भी होगी। तो एक इंस्टेंट में, किसी एक क्षण, जितने भी टाइम पे आप वो व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, उसमें किसी एक मोमेंट में, किसी एक क्षण, किसी एक पल आपकी नज़र ओडोमीटर पे गई तो उसमें कुछ स्पीड बन के आ रही थी 37 किलोमीटर पर आवर या 35 किलोमीटर पर आवर।
तो वो जो एक स्पीड होगी उसे इंस्टेंट स्पीड यानी क्षणिक वेग कहा जाएगा। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या कहा, हमें गाड़ी तो चलानी नहीं है, हमें रिएक्शन करनी है। तो ठीक उसी तरह से जब रिएक्शंस होती हैं तो रिएक्शंस होने में फॉर सपोज किसी एक छोटे से टाइम पीरियड में आपने कितना चेंज हुआ कंसंट्रेशन का। अब मैं टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं देख रहा हूँ। फॉर सपोज कि हमारी रिएक्शन 1 घंटे तक चलनी है, तो हमने 1 घंटा नहीं, हमने 5 सेकंड का टाइम क्लॉक लगाया, उसमें वो देखा कि 5 सेकंड में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कितना चेंज हो रहा है। रिएक्शन 1 घंटे चलनी थी, लेकिन हमने एक छोटा सा टाइम पीरियड में उसका रेट ऑफ रिएक्शन चेक करा, तो 5 सेकंड में हमने जितना रेट ऑफ रिएक्शन निकाला वो उसका एक मूवमेंट में उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसका एक क्षण का वेग होगा। तो जब हम पूरे रेट ऑफ रिएक्शन में से यानी कि पूरी रिएक्शन में से किसी एक छोटे टाइम पीरियड के लिए रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करते हैं, किसी एक थोड़े से समय के लिए, किसी एक क्षण के लिए हम अभिक्रिया का वेग निर्धारित करते हैं, उसकी गणना करते हैं, तो उस वेग को क्षणिक वेग या इंस्टेंट रेट कहा जाता है। और इसे डिनोट करने के लिए भी हम दोनों, चाहे वो कंसंट्रेशन हो चाहे टाइम हो, इनके स्मॉल यूनिट की बात करते हैं। तो जब स्मॉल यूनिट की बात आती है तो हम x की जगह पर dx और t की जगह पर dt ले लेते हैं। तो इंस्टेंट रेट का फॉर्मूला क्या आ जाता है, dx अपॉन dt। और इसकी डेफिनेशन अगर आपको देनी हो तो स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस रेट, यानी कि समय के, कुल समय के किसी एक क्षण में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का तत्क्षणिक वेग या क्षणिक वेग कहा जाता है। जिसे हम, इसका जो फॉर्मूला होता है इसे हम dx अपॉन dt से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के रेट थे, पहला था एवरेज रेट एंड देन सेकंड वन इज इंस्टेंट रेट, क्षणिक वेग और औसत वेग। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो उसमें सीधे सीधे आपसे रेट ऑफ रिएक्शन पूछ सकता है या आपसे टाइप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो कि आपके एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट है इनके बारे में डेफिनेशंस आती हैं। आप चाहिए तो बोर्ड के जो पेपर्स पिछले लास्ट ईयर्स के हों आप उठा के देखिए, अगर उसमें क्वेश्चंस हैं तो पूछे जाते हैं। तो ये एवरेज रेट और इंस्टेंट रेट दोनों का फॉर्मूला और दोनों की डेफिनेशन आपको प्रिपेयर करनी है। देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो हमारा अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया होती है उसका जो वेग होता है, भाई आप कोई चीज़ कैलकुलेट करते हो तो उसमें यूनिट लगाते हो ना। फॉर सपोज आपको अपनी हाइट कैलकुलेट करनी, तो हाइट कैलकुलेट करते समय मीटर में है, सेंटीमीटर में, फुट में, इंच में, किस में। ठीक वैसे ही जब हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करेंगे, अभिक्रिया के वेग की गणना करेंगे, तो उसमें भी हमें कुछ इकाई बतानी पड़ेगी ना कि भैया आपने कौन सा स्केल यूज़ किया है, आपने किस में इसको कैलकुलेट किया। आप कह तो रहे हो कि 4 आ गई, 4 क्या, 4 मीटर पर सेकेंड है, क्या है, क्या बताओ तो यूनिट। अब तो उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, अभिक्रिया के वेग की इकाई पता होनी चाहिए। और यूनिट निकालना आपने क्लास 11th में फिजिक्स में सबसे पहला चैप्टर ये था जो आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप डायमेंशन एनालिसिस पढ़ते हैं, उसमें यूनिट निकालना में सिखाया जाता है। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, रेट का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, ये चेंज इन कंसंट्रेशन है। अब बताओ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन निकाली कैसे आती है। जिनको नहीं आता मैं याद दिला दूं, लास्ट ईयर 11th में हम लोगों ने एक्टिव मास पढ़ा था, सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान को ही हम सांद्रता भी कहते हैं, और जैसे ऐसे कैपिटल बॉक्स में रख करके निकाला आता था। और इसका फॉर्मूला होता था कंसंट्रेशन का नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये फॉर्मूला था, मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है। या यूं भी कह सकते हो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल पर लीटर। ये आपकी होती है कंसंट्रेशन की यूनिट। क्लियर है। तो कंसंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन की भी मोल पर लीटर होगी। तो ये यहाँ पर कितनी हो जाएगी, मोल अपॉन लीटर। ये तो हो गई सिर्फ x की वैल्यू, फिर अपॉन में क्या है, t भी है, तो यहाँ पर नीचे t की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड। तो अगर आप इसकी यूनिट निकालोगे तो कितनी बनेगी जा करके, यहाँ पर मोल, लीटर अगर ऊपर ले जाओगे तो लीटर का इन्वर्स हो जाएगा, और इस साथ में सेकेंड इन्वर्स। ये होती है आपके अभिक्रिया के वेग की इकाई। दिस इज अवर यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। आप कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाले हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसके रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के वेग
की जो इकाई है, जैसे आप अभिक्रिया का वेग कह लो या अभिक्रिया की दर कह लो, इंग्लिश में एक ही नाम है, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और हिंदी में अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर। आप औसत वेग निकालो, आप इंस्टेंट रेट निकालो, यानी आप एवरेज रेट या फिर आप इंस्टेंट रेट कोई भी निकालो, सब में जो यूनिट है रेट ऑफ रिएक्शन की वो कितनी रहेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कहाँ से आ रही, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम से। तो ये था हमारा टॉपिक, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ एक छोटा सा और पॉइंट इसी में ऐड होता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, यानी जो वेलोसिटी होती है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, इसके आधार पर जो अभिक्रियाएं हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है हमारी अति मंद अभिक्रिया, जो बहुत धीमी, हमारे एटमॉस्फेयर में धीरे धीरे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती रहती हैं जो चेंज होता तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है, या यूं कहें कि हम उसे जज नहीं कर पाते, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते कि आखिर ये चेंज कैसे हो गया। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को ले लें, आपने एक आयरन ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे खुले में, तो अभी तो सही था, 2-4 दिन बाद उसमें अपने आप क्या हो गई, रस्टिंग हो गई। या प्लास्टिक के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनके सड़ने की बात करें, जो कि सड़ते ही नहीं है, सालों रखे रहते हैं फिर भी नहीं सड़ते हैं, इसी वजह से ये हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, प्लास्टिक मटेरियल्स, पॉलीथीन बैग्स वगैरह। तो इनके जो सड़ने की जो प्रोसेस होती है, इनके डिस्पोज होने की जो प्रोसेस होती है, उसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये जो इस तरह के जो चेंजेस होते हैं बहुत स्लो होते हैं। तो ऐसी जो अभिक्रियाएं होती हैं इन्हें हम अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इतनी फास्ट होती हैं कि हम उसका टाइम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते हैं, तब तक रिएक्शन हो जाती है। फॉर सपोज कि आप सोडियम इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आप उसको पानी के कॉन्टेक्ट में लाइए तो तुरंत जल जाता है, विद इन अ सेकेंड और विद इन अ पार्ट ऑफ सेकेंड इट विल बर्न आउट, वो पूरा जल जाएगा। तो आप उसकी स्पीड भी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। या मैंने एक क्लास में एग्जांपल दिया था, इनो का एग्जांपल था कि जैसे फॉर सपोज आप इनो का पाउच लाइए, उसको ग्लास में डालिए और जैसे ही पानी डालते हैं वैसे उसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे कि कब इनो में जो मटेरियल है, जो केमिकल है, उसने वाटर के साथ रिएक्शन करी और बबल्स बनी, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हुई, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं इनको कहते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रियाएं। फिर इसके बाद आती है हमारी मॉडरेट स्पीड की रिएक्शंस, यानी कि धीमी अभिक्रियाएं या मंद अभिक्रियाएं। तो जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनका रेट भी हम मेज़र नहीं कर पाते हैं। जो बहुत स्लो रिएक्शंस होती हैं उनका रेट पता चला मेज़र करते करते टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया, है ना। तो इसलिए हमें जो हमारे सिलेबस में जो पढ़नी है रेट ऑफ रिएक्शन, वो पढ़ना है स्लो रिएक्शन का। ना तो वेरी स्लो होनी चाहिए, ना वेरी फास्ट या फास्ट होनी चाहिए, रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, स्लो। एंड वन मोर थिंग, जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो एक से ज़्यादा पदों में पूरी होती हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं में जो सबसे स्लो स्टेप होगा, मतलब ऐसी रिएक्शंस में जो सबसे स्लो स्टेप होगा, सबसे धीमा जो पद होगा, वही उसका वेग निर्धारण करने वाला पद होता है, उसके रेट को डिटरमाइन करने वाला स्टेप वही होता है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कि स्पीड के बेसिस पे 3 तरह की होती हैं, तीव्र, मंद और अति मंद अभिक्रियाएं। तो हम लोगों को सिर्फ मंद अभिक्रियाओं के बारे में ही यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा 2 ग्राफ है हमारे पास। ये जो ग्राफ हैं इनमें से पहला ग्राफ मतलब हिंदी में आरेख कहते हैं इसे, हिंदी मीडियम वाले ग्राफ से ही समझेंगे, थोड़ा इंग्लिश हर बच्चे को आनी चाहिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम। तो 2 ग्राफ है। पहला ग्राफ जो है हमारा वह है टाइम के साथ साथ जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज होता है उसका ग्राफ है। और जो दूसरा ग्राफ है हमारा वो है टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग और समय में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, और टाइम और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन होता है। तो ध्यान से देखेंगे, जो बच्चे ये टॉपिक स्कूल में पढ़ चुके हैं उन्हें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, जो एब्सेंट चल रहे थे उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तो रिपीट करके भी देख सकते हैं। अभी देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा ग्राफ बनाया, यहाँ पर मैंने लिख लिया टाइम और यहाँ पर लिख ली कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन किसकी है, दो चीज़ों की, एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है। तो जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एक इक्वेशन लिखी थी, ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को आप सभी को याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाली है ये आपके लिए। ए से बी बन रहा है टी बराबर 0 टाइम में, ए की जो कंसंट्रेशन है वो ए मोल पर लीटर है, बी की 0 है, और टी टाइम बाद बी की जो कंसंट्रेशन है वो एक्स मोल पर लीटर, बी बना है प्रोडक्ट बना है, उत्पाद जो है वो एक्स मोल पर लीटर हो गई उसकी सांद्रता, और ए की ए माइनस एक्स हो गई। तो इसमें अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इसे ग्राफ में प्लॉट करें तो बताइए, टाइम के साथ सबसे पहले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये वैल्यू 0,0 होती, इतना तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे टाइम 0 है, तो 0 टाइम पीरियड में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 है, तो वो तो यहीं पे रहने वाली। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, हाई, कहीं यहाँ पर होगी, ये जो वैल्यू होगी ये होगी ए, यानी अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये A,0 होगा। 0 टाइम पीरियड में जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, A मोल पर लीटर है। अब जब T टाइम बीत गया कुछ टाइम बाद, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हुई थी, बढ़ी थी कि घटी थी, इंक्रीज हुई थी कि डिक्रीज हुई थी, तो आई थिंक डिक्रीज हो रही। देखिए A से A माइनस एक्स हुई, डिक्रीज हुई ना, तो टाइम जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कम होगी। ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारा, ये रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है। ठीक बात समझ में आई, माने 0 टाइम पीरियड में जो रिएक्टेंट था उसकी कंसंट्रेशन हाई थी, अभिकारक की सांद्रता अधिक थी, तो हमने यहाँ पर ले लिया, और जैसे जैसे टाइम यहाँ पर ऐसे आगे बढ़ा है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती जाती। क्यों होती जाती है कम, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन करके क्या बनाने लगता है, प्रोडक्ट बनाने लगता है। वहीं पर जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी थी, 0 थी, तो कहीं यहाँ पर होगी, और टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ने लगती है। इसकी जो है ये थोड़ा सा ग्राफ उल्टा हो गया, ये ऐसे जाएगा, ऐसे कम होती जाती है कुछ इस तरह से। यहाँ पर फ्रेश ग्राफ अगर मैं बना दूँ तो देखिए रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यहाँ थी, तो ये टाइम के साथ साथ कुछ ऐसे इस तरह से कम होने लगती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो कि 0 थी ये टाइम के साथ साथ कुछ ऐसे बढ़ने लगती है। ये टाइम है, ये आपकी कंसंट्रेशन, सेम ग्राफ है, ये आपका प्रोडक्ट है यानी उत्पाद जो कि टाइम के साथ साथ बढ़ रहा है, और ये आपका जो है ये रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है। देख लीजिए, तो ये है टाइम में और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, यहाँ पर ये कहीं टाइम होगा और ये होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वेग, अभिक्रिया का वेग। तो जो अभिक्रिया का वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, वो डिपेंड किस पे करता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। तो टाइम पर तो डिपेंड करने वाला नहीं है, या अगर करेगा भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि टाइम कहाँ होता है, नीचे होता है। तो जो रेट होता है वो सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है इस पर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। भाई रेट आया कहाँ से, रेट आया है रिएक्टेंट से, रिएक्ट कौन कर रहा है, अभिक्रिया कौन कर रहा है, अभिकारक कर रहा है। तो जो अभिकारक जब अभिक्रिया करेगा तभी तो कुछ ना वेग होगा रिएक्शन का। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। और अभी इस वाले ग्राफ में मैंने बताया कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ठीक उसी तरह से टाइम के साथ साथ जो वेग होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा, स्टार्टिंग में तो बहुत हाई होगा क्योंकि रिएक्टेंट क्या था, हाई था, लेकिन टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट कम होता गया, तो रिएक्शन करने वाला जो सब्सटेंस है वो कम होता जा रहा है। जब वो कम होता जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये थे हमारे दो ग्राफ। तो आज के ये टॉपिक्स थे, इन्हें ध्यान से देखिए, इसमें कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आता है तो पूछिए, एंड जो वर्क आपको सेंड किया जाएगा उसे धीरे धीरे आप लोग करते रहिए। ओके क्लास, थैंक यू।